हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसके जो निवासी हैं, उसके जो नागरिक हैं, वो सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की जो देन है, यानी प्रकृति ने जो कुछ भी हमें प्रदान किया है, वह तब तक महत्वपूर्ण नहीं होगा जब तक कि लोग अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार उसे संसाधन में कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं। जैसे प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें प्रदान की हैं, लेकिन जब तक हम लोग अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार उनको रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे, तब तक वो महत्वपूर्ण नहीं होंगी। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जब तक कि मानव ने तकनीक का आविष्कार नहीं किया था, जब तक आपके डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन नहीं बनाए गए थे, तब तक जमीन के अंदर मौजूद जो क्रूड ऑयल है उसका कोई उपयोग नहीं था, यानी कि वो संसाधन नहीं बन पाया था। और जैसे ही मानव ने डीजल इंजन, पेट्रोल इंजनों का आविष्कार कर लिया है, वैसे ही जमीन से क्रूड ऑयल को निकालकर एक संसाधन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो जो मानव संसाधन है यही अंतिम संसाधन है, यानी मानव ही प्रकृति की जो कुछ देन है, प्रकृति ने जो कुछ हमें प्रदान किया है उसको संसाधन में कन्वर्ट करता है। इसलिए मानव संसाधन जो है सबसे बड़ा संसाधन है। मानव संसाधन कब, कैसे और कब बनता है? देखिए, जब मानव के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर या फिर उसको तकनीकी ज्ञान दिया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, तब लोग जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का विकास करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक हम मानव को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और तकनीकी ज्ञान या फिर मोटिवेशन नहीं देंगे, तब तक वह मानव संसाधन नहीं बन पाएगा। मानव संसाधन की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण सभी जगह पर समान नहीं है, वैसे ही मानव संसाधन भी समूचे विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। यानी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, उनके स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, तकनीकी ज्ञान देने पर, जैसे जापान जैसे देश हैं। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, वहाँ पर लोग जो है अच्छे खासे मानव संसाधन में कन्वर्ट हो पाए हैं। वहीं अफ्रीका जैसे देश भी हैं। अफ्रीका के पास भले ही प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में हों, लेकिन वो लोग अपने यहाँ के निवासियों को मानव संसाधन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि गरीबी थी उनके यहाँ। तो गरीबी होने के चलते वो लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाए, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। यही कारण है कि अफ्रीका महाद्वीप पूरा का पूरा पिछड़ा रह गया, जबकि एशिया के बहुत सारे देश जो कि अपने नागरिकों पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाए थे, वो आगे निकल गए। तो अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में ये एक दूसरे से भिन्न भी हैं। अब देखिए, यहाँ पर नोट के रूप में मानव संसाधन मंत्रालय के बारे में बात की गई है कि भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण 1985 में लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण जो है ये राजीव गांधी सरकार में किया गया था। इससे पहले मानव संसाधन मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता था, और 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। यहाँ पर सेकंड नोट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताया गया है, जिसको PKVY कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 20 तक प्रशिक्षित करना था, यानी इनको ट्रेन करना था, ताकि ये लोग अपनी कौशल के अकॉर्डिंग कोई रोजगार हासिल कर सकें। जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पृथ्वी के भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं, उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि विश्व की जनसंख्या का 90% से ज्यादा भाग जो है ये हमारी पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है, और बाद बाकी जो 70% जो हमारा भूपृष्ठ है उस पर या तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं कहीं पर पर्वत हैं, रेगिस्तान हैं, दलदली मैदान वगैरह हैं, जहां पर जनसंख्या निवास नहीं कर सकती है। इसलिए हमारी पृथ्वी पर अधिकांश जनसंख्या जो है ये 30% भूभाग पर ही निवास करती है। विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है ये काफी ज्यादा अत्यंत असमान है। आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा लोग उन्हीं स्थानों पर बसना पसंद करते हैं जहां पर वो खेती कर सकें, जहां पर परिवहन की सुविधाएं हों, निर्माण कार्य कर सकें, विनिर्माण की गतिविधियां कर सकें या सेवा सेक्टर को फैला सकें। उन्हीं स्थानों पर बसना पसंद करते हैं। तो ऐसे स्थान समतल मैदान होते हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा होता है, यानी जो नदी घाटियां हैं या समतल मैदान है, यहाँ पर बसावट सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी गतिविधियां आसानी से की जा सकती हैं। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका ये घने बसे क्षेत्र हैं। वहीं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। विषुववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह, ये आपका इक्वेटर लाइन है, इसमें ये बोला गया कि विषुववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा यानी साउथ की अपेक्षा
नॉर्थ वाले पार्ट में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो आपका अधिकांश जो भूभाग है, भूपृष्ठ है, वो उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम आपका भूपृष्ठ पड़ता है। अधिकांश जो भूपृष्ठ है आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसी वजह से जो अधिकांश जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और बताई गई है कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग जो हैं ये 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। इसके अलावा विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों, यहाँ पर 10 देशों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना यहाँ पर उठाई गई है, क्योंकि अभी तक जो 2011 के बाद की जो जनगणना है वो पॉसिबल नहीं हो सकी है, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, तो कोविड टाइम पर जनगणना रुक गई थी। तो अभी तक हमारी जो नवीनतम जनगणना जो है उसके आंकड़े नहीं आए हैं। अभी भी हम 2011 की जनगणना को ही आधार मानकर यहाँ पर इसको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो देश थे उनका क्रम यहाँ पे बताया गया है कि जो 60% लोग हैं ये केवल 10 देशों चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान इनमें निवास करते हैं। और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यानी प्रत्येक देश में अगर देखा जाए तो यहाँ की आबादी 10 करोड़ से ऊपर ही है। जनसंख्या का घनत्व देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। और सामान्य रूप से इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास कर रहे होते हैं उसे जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व जो है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है ये दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रम से ये पूर्वी एशिया में है और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत की जनसंख्या का जो औसत घनत्व है ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 वर्ग किलोमीटर में हमारे यहाँ 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ये भारत का औसत घनत्व है। आगे यहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। सबसे पहला कारक है भौगोलिक कारक यानी जियोग्राफिकल फैक्टर। तो जियोग्राफिकल फैक्टर में आपकी स्थलाकृतियां आ जाती हैं। तो जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में बसना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका रीजन ये है कि मैदानी भागों में वो आसानी से बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हैं जो पर्वत और पठार पे नहीं कर सकते हैं। जैसे कृषि कार्य कर सकते हैं, विनिर्माण कार्य कर सकते हैं, परिवहन का विस्तार कर सकते हैं। तो ये सारी गतिविधियां जो हैं मैदानी भागों में आसानी से हो सकती हैं। इसी वजह से लोग जो है अधिकांश मात्रा में मैदानी भागों में ही बसते हैं। तो गंगा के मैदान विश्व के सबसे ज़्यादा घने बसे क्षेत्र हैं। वहीं एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत जो हैं ये विरल बसे हुए हैं। इसके अलावा जलवायु भी एक कारक है लोगों की बसावट को प्रभावित करने के लिए। तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु यानी कि अत्यधिक गर्म या फिर अत्यधिक ठंडी, जैसे कि सहारा मरुस्थल है, रूस के ध्रुवीय प्रदेश हैं, कनाडा और अंटार्कटिक रीजन है, यहाँ पर रहने से बचते हैं। लोग ऐसी जलवायु में रहना पसंद करते हैं जो कि उनके लिए अनुकूल हो। मृदा यानी कि सॉइल, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज भी विश्व की एक बड़ी आबादी खेती पर ही डिपेंड है। तो उपजाऊ मृदाएं जो होती हैं ये कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में वांगी, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के जो उपजाऊ मैदान हैं ये घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल देखिए, पुराने समय से ही अगर हम प्राचीन काल से बात करें तो प्राचीन काल से ही जो बसावट के क्षेत्र हैं, तो बसावट के क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह देखी जाती थी कि जल की उपलब्धता होनी चाहिए। आज के समय में तो ये है कि पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई हो जाती है, लेकिन फिर भी जल की उपलब्धता एक मेजर फैक्टर है। तो लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां पर मीठा पानी यानी अलावड़ीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि विश्व की जो नदी घाटियां हैं ये घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि जो मरुस्थलीय रीजन है ये विरल जनसंख्या वाले हैं। इसके अलावा खनिज यानी मिनरल्स, जिन इलाकों में खनिज वगैरह आसानी से उपलब्ध होते हैं उन इलाकों में बसावट भी ज़्यादा होती है। तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। जैसे दक्षिणी अफ्रीका की जो हीरे की खानें हैं या फिर मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को बसने के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ पे बसावट ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला कारक है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक आज की डेट में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, जैसे रोजगार के अवसर। तो जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और लोग बड़ी संख्या में इन औद्योगिक क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, यानी अपने गांव वगैरह को छोड़कर इन औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाते हैं। जैसे कि जापान में ओसाका हुआ, भारत में मुंबई है, दिल्ली है। तो ये 2 घने बसे हुए क्षेत्र हैं। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, यानी लोग उन स्थानों पर बसना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व वाले होते हैं। जैसे भारत में बनारस है, मथुरा है, हरिद्वार है, ऐसे कुछ रीजन है। तो यहाँ पे वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा सामाजिक कारक भी हैं।
देखिए, सामाजिक कारक में लोग एक तो अच्छा आवास देखते हैं, शिक्षा को महत्व देते हैं, और स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी ये सब चीजें देखते हैं कि अच्छा आवास हो, यहाँ की हवा पानी बेटर हो, शिक्षा यहाँ पर बेहतर मिल जाए, उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई भी मिल सके और स्वास्थ्य सुविधाएं बेटर हो, ऐसे स्थानों पर बसने को प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे जैसे नोएडा हुआ, पुणे हुआ, और भी और क्षेत्र हैं जैसे बेंगलोर हुआ, तो यहाँ पर सामाजिक कारक की वजह से लोग बहुत ज्यादा बसते चले जा रहे हैं। जनसंख्या परिवर्तन यानी पॉपुलेशन चेंज। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जनसंख्या है वो स्थिर नहीं है, यानी जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी, तो इसी वजह से जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जो जनसंख्या है ये धीरे धीरे बढ़ी है। यानी यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन दी गई है कि सन 1800 ईस्वी तक जो विश्व की जनसंख्या है बहुत धीरे धीरे बढ़ी है। लेकिन सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, और इसके लगभग 150 साल बाद 1959 में विश्व की जो जनसंख्या है ये 3 अरब पहुंच गई है, जिसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अब देखिए, इस अवधि तक आते आते जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि 150 सालों में 3 अरब जनसंख्या पहुंच गई है, लेकिन अगले 30 सालों में ये जो 3 अरब जनसंख्या है विश्व की ये फिर से दुगनी हो गई है। यानी 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम समय में ही जनसंख्या जो है दुगनी यानी 6 अरब हो गई है। 6 अरब होने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि अब यहाँ पर खाद्य आपूर्ति भी है। पहले के समय में क्या था कि अकाल भी पड़ते थे, खाद्य आपूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं थी, फसलें वगैरह खराब हो जाती थी, सूखा पड़ जाता था। यानी कि अब यहाँ पर खाद्य आपूर्ति भी है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं का जब विस्तार हो गया तो मृत्यु दर कम हो गई। तो मृत्यु दर कम होने की वजह से क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ने लगी। हालांकि इस समय भी जन्म दर बहुत ज्यादा बनी रही है। यहां पर अब जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। यानी 1000 बच्चों का यदि जन्म हो रहा है तो उसमें जीवित बच्चे कितने बच रहे हैं उसको जन्म दर कहा जाता है। और मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। यानी 1000 व्यक्तियों पर कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है उसको मृत्यु दर के रूप में मापा जाता है। जन्म और जो मृत्यु है ये जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। जैसा कि हमने आपको बताया था, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो जन्म और मृत्यु जो है ये दोनों ही जो है प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। यानी किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर या नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का जो मुख्य रीजन है ये है प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता। यानी प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना ही विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, अगर मान लीजिए जन्म दर ज्यादा हो जाए और मृत्यु दर कम हो जाए तो क्या होगा? तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। एक अगली स्थिति बताई गई है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही समान हो तो क्या है, जनसंख्या एक जैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। अगर मृत्यु दर ज्यादा रहे और जन्म दर कम हो जाए तो क्या होगा? तो जनसंख्या कम होने लगेगी। अब देखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले यहां पर कुछ अन्य कारकों का जिक्र भी किया गया है, जैसे कि प्रवास। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास या फिर माइग्रेशन कहा जाता है। और प्रवास की वजह से जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोग काम की तलाश में या फिर विपदाओं से बचने के लिए या बेहतर अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। प्रवास के भी 2 प्रकार हैं। एक तो है उत्प्रवासी यानी एमिग्रेशन। यानी एमिग्रेशन वे लोग होते हैं जो कि अपना मूल देश छोड़कर किसी अन्य देश में जाते हैं, उन्हें उत्प्रवासी कहा जाता है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत को छोड़कर, इंडिया को छोड़कर यूएसए जाना चाहता है और इंडिया को छोड़कर जा रहा है तो भारत में वो उत्प्रवासी कहलाएगा। वहीं अगर वो यूएसए में जा रहा है तो यूएसए के लिए वो आप्रवासी होगा, यानी इमिग्रेशन होगा। ये आप्रवासी वे लोग होते हैं जो नए देश में आते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर इंडिया छोड़कर यूएसए जा रहा है तो इंडिया के लिए वो उत्प्रवासी होगा और यूएसए के लिए आप्रवासी होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास या फिर आप्रवास की द्वारा संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने या फिर उत्प्रवास की वजह से जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है, क्योंकि सूडान में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी डेवलप नहीं है। इसी वजह से वहां के लोग जो है बेहतर सुविधाओं की तलाश में अन्य देशों में आप्रवास कर रहे हैं। तो इसी वजह से सूडान में बहुत ज्यादा मात्रा में उत्प्रवास हो रहा है और यहाँ पर जनसंख्या में लगातार कमी का अनुभव भी किया गया है। देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कुछ कारण बताए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्यों होता है उसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि लोग जो है अच्छे आर्थिक अवसरों की तलाश में कम विकसित देशों से निकलकर अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर उन्मुख होते हैं। जैसे भारत में भी आपने देखा होगा कि भारत के जो पढ़े लिखे IITN या IIM से निकले हुए युवा हैं
वो यही चाहते हैं कि उनकी जॉब जो है यूएसए में या फिर यूरोपीय देशों में लगे, ताकि वे अपने और ज़्यादा विकास कर सकें, अपने को और ज़्यादा आगे ले जा सकें। यानी भारत में जो अच्छे खासे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ से निकलकर यूएसए या फिर यूरोप के देशों में सेट होना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे ग्रामीण परिवेश में भी एक समस्या है। ग्रामीण परिवेश में ना तो आर्थिक अवसर हैं, ना तो रोजगार के अवसर हैं, ना ही अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो ग्रामीण इलाकों के लोग जो हैं भारत के नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, नगरीय क्षेत्रों के प्रवास करते हैं, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, शिक्षा मिल सके और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। यहाँ पर अब जीवन प्रत्याशा के बारे में बताया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताया गया है। देखिए, जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना दिन जीवित रहेगा, इसे ही जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। अभी वर्तमान में भारत के लोगों की जो औसत जीवन प्रत्याशा है, ये लगभग 70 वर्ष से ज्यादा है। यानी हमारे यहाँ अभी एक भारतीय व्यक्ति जो है लगभग 70 साल औसत रूप से जीता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या का संगठन भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी देश की जनसंख्या में कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने युवा हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं और लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक क्यों ना हो, उस देश के आर्थिक विकास पर कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। यानी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, अगर उस जनसंख्या को हमने अच्छा खासा स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर शिक्षा और अच्छा खासा कौशल प्रदान कर दिया, तो वही जनसंख्या जो है हमारे लिए वेल्थ क्रिएटर बन जाएगी। हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए वेल्थ क्रिएटर बन जाएगी। अगर हम अपनी जनसंख्या को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा नहीं दे पाए तो हमारे लिए वो बोझ बन जाएगी। उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे बांग्लादेश और जापान, इन दोनों देशों की जो बसावट है काफी ज्यादा घनी है। यानी ये दोनों ही देश अति घने बसे हुए हैं। लेकिन जापान जो है ये बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है, क्योंकि जापान ने अपने यहाँ की जो भी जनसंख्या है उस पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, उसके स्वास्थ्य पर भी इन्वेस्टमेंट किया है, शिक्षा पर भी इन्वेस्टमेंट किया है। इसी वजह से जापान की जो इकोनॉमी है ये दुनिया में टॉप में काउंट की जाती है। जनसंख्या संगठन की बात करें तो जनसंख्या संगठन जो है जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है, उनकी स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। ये सब जानने में जनसंख्या संगठन हमारी काफी ज्यादा मदद करता है। अब देखिए, यहाँ पर जनसंख्या संगठन के अध्ययन करने की विधि के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जनसंख्या पिरामिड के जरिए इसका अध्ययन किया जाता है, जिसे आयु लिंक पिरामिड विधि भी कहा जाता है। जनसंख्या पिरामिड का जो आकार है उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पिरामिड है। इसमें एक तरफ पुरुष हैं, दूसरी तरफ स्त्रियां हैं और नीचे से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आयु वर्ग स्टार्ट हो जाते हैं 0 से 4, फिर आगे 85+ ऊपर तक गए हैं। आप नीचे यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि नीचे जो नीचे वाला स्तर है, यानी 0 से 4 वाला स्तर है, यहाँ पर आधार इसका काफी ज्यादा चौड़ा है और जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर बढ़ते जाते हैं, पिरामिड की जो चौड़ाई है ये कम होती जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, निचले स्तरों में जन्म दर ज्यादा है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मृत्यु दर बढ़ने की वजह से जो पिरामिड है उसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म स्तर को दर्शाती है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका आधार काफी ज्यादा चौड़ा है, यानी यहाँ पर जन्म लेने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों का, यानी 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको वृद्ध में रखा जाता है, तो यह वृद्ध लोगों की संख्या को दर्शाता है और वृद्ध लोगों की संख्या जो है मृतकों की संख्या को दर्शाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर वाला जो पिरामिड का ऊपरी शीर्ष भाग है ये लगातार संकीर्ण होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। यानी यहाँ पर मृत्यु जो है सबसे ज्यादा हो रही है, इस वजह से ये संकीर्ण या फिर पतला होता जा रहा है। इसके अलावा जनसंख्या का जो पिरामिड है ये एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। जैसे अर्थशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जो आपके युवा हैं और जो वृद्धजन हैं इनको डिपेंड माना जाता है, यानी ये कार्यशील जनसंख्या में नहीं रखे जाते हैं। तो युवा आश्रित लोग जो हैं, यानी 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं या फिर जो वृद्धजन हैं, यानी 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, इनको आश्रित जनसंख्या माना जाता है, यानी डिपेंड माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि ये लोग अब काम धंधा नहीं कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो किसी रोजगार में संलग्न नहीं हो सकते हैं, वैसे ही जो 65+ वाले जो आयु वर्ग के वृद्धजन हैं वो भी किसी रोजगार में संलग्न नहीं हो सकते हैं। तो इनको जो है डिपेंड जनसंख्या माना जाता है, आश्रित जनसंख्या माना जाता है, यानी ये आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। वहीं जो कार्यशील या फिर कार्यरत आयु वर्ग है ये 15 से 65 के लोगों का माना जाता है। यानी कार्यरत आयु वर्ग जो है ये 15 से 65 आयु के लोगों को माना जाता है, जो कि आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में इनको रखा गया है। यानी आप देख पा रहे हैं ये वाला जो वर्ग है ये आर्थिक रूप से सक्रिय है और ऊपर वाला और नीचे वाला जो वर्ग है ये डिपेंड वर्ग है, यानी ये आश्रित आयु जनसंख्या वाला वर्ग है।
अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है जो कि अक्सर आपके पीसीएस परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आधार काफी ज्यादा चौड़ा है, जन्म दर यहाँ पर काफी ज्यादा उच्च है, जबकि यहाँ पे ऊंचाई पे बढ़ने पर इसका शीर्ष जो है काफी ज्यादा पतला होता जा रहा है। यानी यहाँ पर जन्म दर भी बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर आधार पर ये चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। यानी यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म भी लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की जो मृत्यु है ये शैशव काल में ही हो जाती है। 6 साल से कम उम्र की एज में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं, ऊपरी स्तरों पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वृद्ध लोगों की संख्या काफी ज्यादा कम हो जा रही है। तो इस स्थिति का जो पिरामिड है ये केन्या के पिरामिड है। केन्या का पिरामिड कुछ इसी प्रकार का है और केन्या के पिरामिड के जरिए इस सिचुएशन को दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। इसी वजह से जन्म दर वाले सेक्शन में आधार काफी ज्यादा चौड़ा है और ऊपर वाले स्तरों पर यानी वृद्ध जनों में लोगों की संख्या जो है वो कम होती चली जा रही है। अब देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन और दी गई है कि जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो रही है और युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु जो है प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। अब जैसे भारत की यहाँ पे बात हो रही है, भारत में क्या हुआ, भारत में आजादी के बाद जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर ध्यान दिया गया। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में ध्यान देने की वजह से जो शिशुओं की मृत्यु दर है इसमें कमी आई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे जन्म तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद बच्चे जो है सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो प्रौढ़ावस्था वाला स्तर है यहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक देखी जा रही है। तो इस प्रकार की जो जनसंख्या है इसमें युवा जो है सापेक्षता अधिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा श्रम बल है। तो यही हमारे भारत के लिए प्लस पॉइंट भी है क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा भी मौजूद हैं जो कि किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। अब आगे यहाँ पर आपके सामने जापान का पिरामिड दिया गया है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं जापान की पिरामिड में जो इसका आधार है यानी इसका जो बच्चों वाला आधार है काफी ज्यादा संकीर्ण हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जन्म दर जो है बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से जापान जैसे देशों का जो आधार है ये काफी ज्यादा सकरा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो जन्म लेने वाले हैं उनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही है। जबकि जैसे जैसे आप ऊपरी आयु वर्ग में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है। उसका रीजन क्या है कि ऊपरी आयु वर्गों में लोग काफी ज्यादा मात्रा में जीवित हैं क्योंकि जापान जैसे देशों ने स्वास्थ्य सुविधा पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इसी वजह से इन्होंने मृत्यु दर को कंट्रोल कर दिया है। हालांकि इसके साथ साथ इनकी जो जन्म दर है ये भी लगातार कम होती चली जा रही है। देखिए इस तरह का जो पिरामिड है ये आने वाले भविष्य के लिए काफी संकट क्रिएट करता है क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनके पास जो कार्यशील जनसंख्या उसकी कमी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। जन्म लेने वाले बच्चे जो है बहुत कम है, संकीर्ण पिरामिड हो गया। लेकिन यहाँ पर जो वृद्धजन है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 65 से ऊपर पहुंचने पर जनसंख्या का जो वृद्धजन वाला पार्ट है ये डिपेंड हो जाता है, ये कार्यशील में नहीं आता है। तो जापान की जनसंख्या जो है तेजी से बूढ़ी हो रही है, लेकिन यहाँ पर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या जो है, बच्चों की संख्या जो है काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि घटी मृत्यु दर की वजह से अधिक लोग वृद्धि आयु तक पहुंच जाते हैं। इस तरह का जो पिरामिड है ये आने वाले भविष्य में जापान जैसे देशों के लिए संकट क्रिएट करेगा क्योंकि यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या में बहुत ज्यादा कमी होने वाली है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ आपकी क्लास 8 की किताब कंप्लीट हो जाती है। इस अध्याय से संबंधित आपको नोट्स अगर परचेज करने हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको इसके नोट्स और इसका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।